हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमने कल क्या किया था, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे थे हम, जो पेपर हुआ था ना 2024 में। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। आज के हम इस पार्ट में हम क्या करेंगे, 51 से लेके 75 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। 51 क्वेश्चन, विच रेडिएशन इज़ यूज्ड इन 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन्होंने कहा है 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी रेडिएशन यूज होती है। ये इसमें हमारी कौन सी रेडिएशन यूज होती है, ये होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन यूज होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन इन प्रेजेंट इन FeCO की होल 5। इन्होंने कहा है कि FeCO के होल 5 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, ये बताना है। देखिए, अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें, सॉल्व करते हैं इसको। FeCO की होल 5, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, ये 4s2 एंड 3d6 है। CO क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है CO का, जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बोनिल की होती है हमारी जीरो, तो Fe कितना हो जाएगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसको फिल करते हैं। 3d6 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 4s, और ये हमारा 4p। अब देखिए, क्योंकि CO हमारा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो ये क्या कराएगा, पेयरिंग कराता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे। ये तो पहले से ही है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया और एक इलेक्ट्रॉन ये हमारा इसमें आया। अब ये भी क्या करेगा, पेयरिंग, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब देखिए, 5 CO आने हैं, तो एक हमारा यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। इसकी वजह से इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखिए, ऑप्शन में हमारा क्या है, sp3d, sp3d2 और sp3d3 sp3। अब देखिए, DsP3 तो इसमें है ही नहीं, लेकिन ये तो है ना, तो हम इसी ऑप्शन पे जाएंगे। अगर ऑप्शन में DsP3 होता तो फिर हम DsP3 को ही मार्क करते हैं। ठीक है, 53 क्वेश्चन है, ल्यूकास रिएजेंट इज। देखिए, ल्यूकास रिएजेंट बताना है कौन सा है। देखिए, ल्यूकास रिएजेंट होता है ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसनट्रेट HCl। अच्छा, इसका यूज क्या होता है, ये ना अल्कोहल के टेस्टिंग के लिए यूज होता है। अल्कोहल के टेस्टिंग के लिए कि वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, या फिर टर्शरी अल्कोहल है। देखिए, जब अल्कोहल की रिएक्शन हमारे ल्यूकास रिएजेंट से होती है, तब ये बनेगा RCl, और ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल प्लस वाटर। ये टर्बिडिटी देता है, वाइट टर्बिडिटी, धुंधलापन सा आ जाता है, ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 54, अ जिगलर नाटा कैटलिस्ट कंटेन्स। जिगलर नाटा कैटलिस्ट में क्या क्या होता है। देखिए, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम, एल्यूमिनियम कॉपर, एल्यूमिनियम लेड या एल्यूमिनियम आयरन। देखिए, इसमें होता है हमारा एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है TiCl4 एंड AlC2H5 का होल थ्राइस। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि TiCl3 भी देखने को मिलता है, तब एक Cl यहाँ पे जाएगा और ये C2H5 क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो इसमें हमारा टाइटेनियम है और एल्यूमिनियम, टाइटेनियम एंड एल्यूमिनियम, ये हमारा टाइटेनियम एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डू द कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन डाइसैकेराइड ओनली। देखिए, इन्होंने कहा है किस सेट में सिर्फ और सिर्फ डाइसैकेराइड्स है। देखिए, हमें कुछ डाइसैकेराइड्स के ना फॉर्म याद रखने होंगे, एग्जाम्पल।
डाइसैकेराइड। अगर हम 3-4 एग्जांपल याद रख लेंगे तो उसी से ऑप्शन एलिमिनेट करके हो जाएगा। जैसे फर्स्ट तो है हमारा सुक्रोज, एक है हमारा लैक्टोज, एक है हमारा माल्टोज, और एक हम याद रखेंगे लैक्टुलोज कि ये अलग है लैक्टुलोज। अब हम देखते हैं जब डाइसैकेराइड की ब्रेकिंग कराते हैं तो ये मोनोमर दे देता है। मतलब क्या करेगा ये सुक्रोज, क्या करता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलके बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक होता है। लैक्टोज किस में ब्रेक होता है, एक तो ग्लूकोज यूनिट प्लस दूसरी भी क्या होती है, ग्लूकोज यूनिट। माल्टोज किस में ब्रेक होता है, ग्लूकोज यूनिट प्लस, देखिए माल्टोज होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, और जो लैक्टोज होता है ये हमारा ग्लूक्टोज में होता है, लैक्टोज में, ठीक है, ग्लैक्टोज में। और लैक्टुलोज किस में होता है, देखिए ये हमारा सिंथेटिक डाइसैकेराइड है। लैक्टुलोज क्या है, हमारा सिंथेटिक डाइसैकेराइड है। ये हमारा ग्लैक्टोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है। ये देखिए इन सबको ध्यान नहीं रखना है, सुक्रोज वाला ध्यान रख सकते हैं हम। सुक्रोज किस में होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ये 4 एग्जाम्पल डाइसैकेराइड्स के हैं। अगर हम इनको याद रख लेंगे, देखिए क्या है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और लैक्टुलोज। ऑप्शन को देखते हैं, देखिए सुक्रोज, लैक्टुलोज और मेनोज, मेनोज तो नहीं है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज। ग्लूकोज क्या होता है हमारा, देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारा मोनोसैकेराइड्स होते हैं। माल्टोज, लैक्टोज एंड स्टार्च, स्टार्च तो हमारा पॉलीसैकेराइड्स में आ जाता है। अब बचेगा क्या, देखिए माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज, यही तीनों ऑप्शन क्या है इस सेट में, तीनों ही ऑप्शन क्या है, ये डाइसैकेराइड है। तो 55 का ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इन NaCl क्रिस्टल। देखिए ये सॉलिड स्टेट का चैप्टर है। अब इसमें क्या बताना है, Na प्लस में कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है Na प्लस का। देखिए इसके लिए मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ, जो टेबल लर्न करनी है, उसी से ही इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएंगे। देखिए ये एक टेबल है जिसमें हमारे कंपाउंड्स गिवन है, NaCl, CHCl, ZnS। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, इधर इसका अरेंजमेंट है और इधर इसका Z की वैल्यूज है। देखिए NaCl में Na प्लस, ये है Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है 6। अब ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि जैसे Na है, Na प्लस है, वो कितने क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, का मतलब Na प्लस 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, और क्लोरीन माइनस भी 6 Na प्लस आयन से घिरा हुआ है। देखिए Ca जो हमारा कैल्शियम ये होता है, क्लोराइड आयन FCC में प्रेजेंट होगा, और Na प्लस भी क्या होता है, HCC स्ट्रक्चर देता है, और Z की वैल्यू कितनी होगी, 4। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है NaCl का और CHCl का, सीजियम क्लोराइड। देखिए सीजियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, और क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। CS हमारा SCC में और Cl हमारा SCC में, और इसका जो Z की वैल्यू होती है वो हमारी 1, ठीक है। ये देखिए आपको 2 एग्जांपल देख के लग रहा होगा कि ये सेम सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस में है कोऑर्डिनेशन, NaCl में 6 है, CHCl में 8 है। लेकिन ZnS में देखते हैं हम, जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। इसका मतलब जिंक के पास 4 सल्फर के आयन्स हैं इसके चारों ओर, और सल्फर के पास 4 सल्फर के आयन्स हैं। जो जिंक 2 पॉजिटिव होता है ये हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट रहता है, और H2 माइनस का होता है ये FCC में, इसका Z की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब देखिए एक हम CaF2 को देखते हैं, CaF2 कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, और फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। आप इसको समझिए, फ्लोराइड आयन है, ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, ये 4 और ये फिर 8 होता है। तो हमें याद कौन कौन से रखते हैं, एक तो हमें NaCl, CHCl और जिंक सल्फाइड, ठीक है, इनको याद रख लेना है। एक CaF2 को याद रखना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इन NaCl। ध्यान से पढ़ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, अगर Z की वैल्यू पूछता तो कितनी हो जाती, 4, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारा
6, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर वहीं ये CH Cl का पूछते तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता हमारा 8। इसी में भी CS+ का या फिर Cl- का पूछते अगर इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, इसके लिए एक्सप्रेशन है डेल्टा ई, ये है इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू Q माइनस W। ठीक है, देखिए माइनस तब आता है तब हम वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, ये पॉजिटिव कब आता है साइन, जब हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। अगर हमने सिस्टम को हीट दी है तो पॉजिटिव आएगा Q, और अगर सिस्टम से हीट निकली है तो नेगेटिव आएगा Q। ठीक है, लेकिन जनरल एक्सप्रेशन यही होता है। अब क्योंकि इसमें एडियाबेटिक के लिए कहा है, और एडियाबेटिक का मतलब होता है हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, हीट का फ्लो बिल्कुल भी नहीं, ना तो हीट बाहर जा रही है और ना ही हीट अंदर आ रही है, आइडियल कंडीशन होती है वैसे ये। तो इस केस में Q की वैल्यू कितनी है, 0, देन डेल्टा E इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस W वर्क डन। ठीक है, 57 का हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए द नंबर ऑफ 1 HNMR सिग्नल ऑब्जर्व इन द स्पेक्ट्रम ऑफ डाईइथाइल ईथर एंड प्रोपेनल आर रिस्पेक्टिवली। किस किस के बीच में सिग्नल्स बताने हैं, डाईइथाइल ईथर एंड प्रोपेनल। देखिए इसमें आपको स्ट्रक्चर बनानी भी आनी चाहिए। देखते हैं डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डाईइथाइल, इथाइल का मतलब ये ग्रुप होता है, और डाई मतलब दोनों तरफ क्या है, इथाइल है, मतलब CH2 CH3, इधर भी कितना है CH2 CH3। देखिए इसमें क्या है, सिमेट्री है, ऐसा ही इधर है और ऐसा ही इधर है। तो अगर हम इसको यहाँ पे रोटेट करेंगे, ये वाला इसकी पोजीशन और ये वाला इसकी पोजीशन, इसको हम A मान लेते हैं, और इनको दोनों को क्या मानेंगे हम, B। तो ये जो 4 हाइड्रोजन है 4HA है, इनका एक सिग्नल आएगा, और ये जो 3 और 3 6 B वाले हाइड्रोजन है, इनका अलग से एक सिग्नल आएगा। तो टोटल सिग्नल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2 सिग्नल हो जाएंगे। सिर्फ हाइड्रोजन को ही डिटेक्ट करना है, क्योंकि 1 HNMR में हम हाइड्रोजन के सिग्नल से तो निकलते हैं। नेक्स्ट कहा है इन्होंने प्रोपेनल। देखिए प्रोपेनल यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, CH2 CH3, इसमें बताना है कितने सिग्नल आएंगे। तो देखिए सारे हाइड्रोजन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो A B एंड C, ये कितने देगा, 3 सिग्नल। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 3। देखते हैं किस ऑप्शन में है 2 एंड 3। 3 एंड 2 नहीं, रिस्पेक्टिवली का है, पहले का पहला और सेकंड वाला जो पूछा उसका दूसरा, 2 एंड 3, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विद KHSO4 इट फॉर्म्स। जब ग्लिसरॉल को KHSO4 के साथ हीट करते हैं तब हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है, इसकी ना हम रिएक्शन देखते हैं। ग्लिसरॉल, पहली बात तो आपको ग्लिसरॉल का फॉर्मूला पता हो, CH2OH CHOH CH2OH। देखिए ग्लाइकोल में ये 2 होते हैं और ग्लिसरॉल में ये 3 हैं। बेस के साथ रिएक्शन होगी इसकी, KHSO4 ये बेस है हमारा, ये K पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, इससे रिएक्शन करके ये क्या करेगा, देखिए बेस सबसे पहले क्या करेगा, प्रोटॉन को निकालेगा, यहाँ से प्रोटॉन गया O-, ये हमारा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ कहीं से भी जाए ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा बाहर वाटर की फॉर्म में, ये हमारा होगा। देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे आया है तो डबल बॉन्ड बनेगा इनके बीच, CH डबल बॉन्ड CH, ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और एक हो जाएगा हमारा CHO। ठीक है, ये बनेगा। और वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए पूरी मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं, सीधा आप क्या करते हैं, ये बनेगा हमारा, और इसका नाम है हमारा एक्रोलीन। एक्रोलीन अनसैचुरेशन एल्डिहाइड है, ये है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है।
तो इसमें तो नाम से पूछा है कि क्या बनेगा, इसे हमें ऐसे ही ध्यान रखना है कि जब भी ग्लिसरॉल की रिएक्शन KHSO4 के साथ होती है तो एक्रोलीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन IR स्पेक्ट्रम द रीजन बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स इज कॉल्ड। देखिए 1500 सेंटीमीटर से नीचे का जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, देखिए उसको कहते हैं हम फिंगरप्रिंट रीजन। देखिए यहाँ पे जो वैलेंस बॉन्ड रीजन एंड क्रिस्टल फील्ड रीजन है ये तो हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी से है ही नहीं, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप रीजन कौन कौन से होते हैं, फंक्शनल ग्रुप रीजन्स हमारे लगभग, अच्छा इससे पहले फिंगरप्रिंट रीजन हमारा जो होता है 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से लगभग 900 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच होता है, ये होता है हमारा फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगर प्रिंट रीजन। एंड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है ये हमारा लगभग होता है 3500 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये रीजन होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, फिंगर प्रिंट रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहा है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव इज। देखिए बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको कंप्लीट ही करना होगा। देखिए जब भी हम नेक्स्ट इस चैप्टर से वीडियो करेंगे तब बॉन्ड ऑर्डर भी पढ़ेंगे हम। बॉन्ड ऑर्डर हमें फाइंड करना है O2 पॉजिटिव का। देखिए बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1/2 ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, एक ऑक्सीजन का 8, दो है तो 16 और एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं 15 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसकी फिलिंग कैसे होती है, ये होती है हमारी, अच्छा आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी होगी कि जब ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 से ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से ज़्यादा है तब हमें क्या करना है, ध्यान रखना है होगा हमें, ये होगा हमारा 12-21। अभी बताती हूँ 12-21 क्या है। और अगर 14 से कम है, देखिए ज़्यादा हो गए तो 12-21 और 14 से कम है तो 21-21, ये ध्यान रखना है। अब देखिए पहले फिल करते हैं, ये होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसे कांस्टेंट मानेंगे हम बाद में। फिर इसके बाद क्या होगा, सिग्मा 2p/z, पाई 2p/x, देखिए इनकी एनर्जी इक्वल होती है पाई 2p/y। फिर हमारा पाई स्टार 2p/x, इनकी एनर्जी इक्वल होती है पाई स्टार 2p/y एंड सिग्मा स्टार 2p/z। देखिए यहाँ तक है, ये याद रखना है। अब ये एनर्जी का ऑर्डर है, ये सारा क्या है एनर्जी का ऑर्डर, ऊपर से ऐसे नीचे से ऊपर की ओर। ये 12-21 क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अच्छा इससे भी पहले हम ये देखते हैं इसको, चलो इसको इस क्वेश्चन को पूरा ही करते हैं। ये 1s, ये 1s है, ये सिग्मा 1s और ये हमारा सिग्मा स्टार 1s, फिर 2s और यहाँ पे भी 2s, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। नेक्स्ट है हमारा p 2p, यहाँ पे भी कितना है 2p। अब यहाँ से है जो चेंज होगा, देखिए हमने पहले सिग्मा लिखा और सिग्मा में एक है 2p/z, फिर हमारा पाई के हैं पाई 2p/x एंड पाई 2p/y, फिर इन्हीं दोनों के क्या है एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार, ये पाई स्टार 2p/y और एंड पाई 2p, हाँ ये x है और ये पाई 2p/y। नेक्स्ट है हमारा सिग्मा स्टार 2p/z, ये है। देखिए ऑर्डर बना लिया, ऐसे होता है। अब देखेंगे हम, देखिए 1s2 2s2 ये 2 2 4 6 8 8 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो गए इनमें आ गए, ये हुए, हमने इसमें फिल किया, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसमें आ गए 2 इसमें, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए 2 इन पे। देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, हम इनको नहीं दिखाते हैं, हमें अपना क्वेश्चन ईजी
बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है, इसलिए हम इनको कांस्टेंट मान लेते हैं। कितने हैं ये 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम 15 में से 8 इलेक्ट्रॉन को पहले ही माइनस कर देंगे। लेकिन मैं समझा रही हूँ, लेकिन हमें पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट करना है। कितना बचेगा 7 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा देखिए, ऑक्सीजन के लास्ट में 2p4 होता है ना, ये 2p4 है। दूसरे में भी 2p4 होता, लेकिन एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो हम क्या करेंगे 2p3 दिखाएंगे। अब हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होंगे, 7 थे ना, 2 तो हो गए। फिर इनमें पहले एक एक आएगा, इनमें पहले क्या होगा एक एक आएगा, कितने हुए 3, फिर एक एक और आएगा, ये 6 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा ना, वो आएगा हमारा यहाँ पे। देखिए ये हमारे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमारे एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में कितने हैं 2 4 और 6 है, और ये एंटी बॉन्डिंग में 1 है। कितना बचेगा, ये होगा 2.5। तो O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। अब देखिए ये तो क्वेश्चन है, चलो ये तो हो गया। लेकिन अगर हमारा 14 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं तब हम कैसे फिल करते हैं। तब हमारा जो ये वाले हैं, देखिए 2 1 2 1, 2 का मतलब जिसमें 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स नीचे आता, फिर एक बॉक्स वाला आता, और ये तो सेम ही रहने वाला है, इसी के जैसा हो जाता है फिर ये भी। देखिए अगर हमारा क्या होता, अच्छा देखो अगर ये O2 माइनस होता, O2 माइनस का मतलब कितना है 17 इलेक्ट्रॉन्स, तब हम कैसे फिल करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन को पहले ही माइनस करते हैं। चलो एक एग्जांपल और करते हैं O2 माइनस का। कितने इलेक्ट्रॉन है 17 इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहला काम इसमें से 8 माइनस कर देने हैं। ये 8 कौन से इलेक्ट्रॉन है जो सब में फिल होंगे ही होंगे, किसमें सिग्मा 1s, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ये 8 इलेक्ट्रॉन तो सब में फिल होंगे। कितना बचा है अब इसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब बस हमें 9 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना था। देखिए कैसे करते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और फिर यहाँ पे तो आते ही हमारे, अब बचते कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एक यहाँ पे आता और एक यहाँ पे आता। अच्छा देखिए बॉन्ड ऑर्डर में तो यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं कि हमने पहले ही से भर दिया, जैसे एक एक करके फिल किया था। वैसे आबा रूल तो यही कहता है ना, उन रूल्स की एक भरा जाएगा उसके बाद पेयरिंग होगी। लेकिन ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, तब केस फंस जाता है कि हमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही पहले फिल करना है, उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा या पेयरिंग होगी। अच्छा देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, इसका मतलब ये क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। अगर ये डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक पूछ लेता तो हम भी इसे भी ऐसे ही बता देते, ये होता। अच्छा देख 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 तो यहाँ पे हो गए, 7 8 और फिर ये 9। इसका मतलब बॉन्डिंग में कितने थे 6 और एंटी बॉन्डिंग में कितने होते 3। तब हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाता 1.5। अच्छा O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना, ऑक्सीजन ऐसे होता है ना, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो आंसर देखते हैं इसका, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव इज 2.5। देखिए ये आपको समझ आ गया है ना, हमने कैसे निकाला है। सबसे पहले हम ऐसे फिल करते हैं, फिर हम इसका एनर्जी ऑर्डर बनाते हैं। लेकिन हमें पेपर में कुछ नहीं करना, हमें ये नहीं बनाना है, सिर्फ हम ये फिल करेंगे, यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन को पहले ही माइनस कर देंगे, यहाँ से फिल करेंगे बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को, और यहाँ पे देख लेंगे ये एंटी बॉन्डिंग के स्टार वाले और बिना स्टार वाले हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर देख लेंगे हम किस में कितने आए हैं। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे और यहाँ पे पहले एक एक आया, फिर 2 2 हो गए, और फिर जो बचा हुआ है वो एक यहाँ पे आ गया। 7 इलेक्ट्रॉन थे ना टोटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम 2 इज, देखिए He2 पॉजिटिव, He2 का बॉन्ड ऑर्डर बताना है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी हीलियम हीलियम के बीच बॉन्ड देखा है, बताइए, नहीं ना, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0। सोचना ही नहीं है, जिनके बीच आपने कभी बॉन्ड देखा ही नहीं है, नोबल गैस है तो इनके बीच तो बॉन्ड बनता ही नहीं, एटॉमिक इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 0। लेकिन अगर हमें निकालना ही होता तो हम कैसे निकालते, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास 1s2 एंड देखिए सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 0 हो जाएगा ना, इस वजह से इसका आंसर क्या होगा 0। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम 2 इज, बॉन्ड ऑर्डर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोनोसेकेराइड इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज के हाइड्रोलाइसिस से कौन सा
मोनोसैकेराइड बनता है। देखिए सेलुलोज का हमारा क्या होता है, ये होता है C6H10O5 फॉर्मूला। ये जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारा ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या, वाटर ऐड हुआ है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे तो ये कितना हुआ 6, और 2 हाइड्रोजन है तो ये कितना हो गया 12, ग्लूकोज बने। ये भी ध्यान रखना है स्टार्च का फॉर्मूला। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ स्टार्च। देखिए आ भी गया, इसी पेपर में आ गया है, तो फॉर्मूला क्या होगा C6H10O5 की होल पावर H। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रक्टोज इज नॉट ट्रू। फ्रक्टोज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए इसे बताने से पहले हमें फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये होता है हमारा 6 कार्बन होंगे, CH2, C डबल बॉन्ड O, C 1 2 3 4 5 एंड 6, लास्ट में भी यही होता है। देखिए यहाँ पे H OH, ये OH H OH H। ये कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हमारा जो है ये डी फ्रक्टोज है, डी फ्रक्टोज। अगर एल फ्रक्टोज होता तो क्या होता जी, कार्बन थर्ड है ना, थर्ड कार्बन है, ये OH यहाँ पे आ जाता और H इधर हो जाता, ये हो जाता हमारा एल फ्रक्टोज। अब देखिए 6 तो हमारे पास कार्बन है। अब देखिए ये वाला जो अल्कोहल है ये क्या है, हमारे दोनों प्राइमरी अल्कोहल है, तो 2 हमारे प्राइमरी अल्कोहल है यहाँ पे। देखना ये तो सेकेंडरी है ना अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब है ये OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो अन्य 2 कार्बन से लगे हुए हैं। देखिए ये OH इस कार्बन से, और ये कार्बन कितने से हैं, एक और एक 2 कार्बन से लगा हुआ है। यहाँ पे 3 हमारे सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, और 6 कार्बन है और एक कीटो ग्रुप लगा हुआ है, एक हमारा कीटो ग्रुप है। बस इन्हीं स्टेटमेंट को पढ़ के हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इट कंटेन्स 1 कीटो ग्रुप, करेक्ट है। इट कंटेन 3 सेकेंडरी अल्कोहल, यस ये भी बात ठीक है, 3 सेकेंडरी अल्कोहल है ना, 1 2 3, 3 हमारे क्या है सेकेंडरी अल्कोहल। फिर कहा इट कंटेन्स 6 कार्बन, यस 6 कार्बन है इसमें। इट कंटेन्स 1 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, 1 प्राइमरी अल्कोहल नहीं, प्राइमरी अल्कोहल होते हैं 2, इसलिए यही हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर ये 2 प्राइमरी अल्कोहल होता तब ये ठीक होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन जनरल कार्बोहाइड्रेट्स आर। जनरल कार्बोहाइड्रेट्स में फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं। देखिए जो जनरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड होते हैं। इसका मतलब इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा और इसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा, ये होता है ना। बस देखिए किसमें है, ऑप्शन में है कीटोन ग्रुप एंड OH ग्रुप, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट ने कितना रोटेशन किया है वो बताना है, वो किस इंस्ट्रूमेंट से बताते हैं। देखिए ये बताते हैं हम पोलरीमीटर से। अच्छा लेक्टोमीटर से हम मिल्क की जो प्योरिटी होती है उसको मेज़र करते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करते हैं। और स्टेलेग्मोमीटर, आपने मेरी वीडियो में स्टेलेग्मोमीटर की शॉर्ट्स वीडियो में देखा भी होगा, इससे हम सरफेस टेंशन मेजर करते हैं, ठीक है, नहीं देखा होगा तो शॉर्ट वीडियो आप देख लेना। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द कंपाउंड हैज़ अ कायरल सेंटर। अच्छा देखिए कायरल सेंटर का मतलब होता है कार्बन के पास जो चारों ग्रुप लगे हुए होंगे वो डिफरेंट होंगे, कार्बन के पास चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे। अब देखिए अगर हम इस कार्बन को देखें तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो सेम है ना, एक CH3 एक OH, 2 तो अलग है बट 2 क्या हो गए सेम, इसलिए ये तो नहीं होगा। इसको देखते हैं, यहाँ से एक Br है एक H है। अब ये पूरा C2H5 और ये भी पूरा C2H5, ये दोनों सेम हो गए तो ये भी नहीं है। यहाँ पे किसी भी कार्बन को देख सकते हैं हम, ये जरूरी नहीं है कि एक ही कार्बन को देखें। अब यहाँ पे हम ये वाला कार्बन देखते हैं, देखिए एक Cl है और एक H है, ये H को हम ऐसे लगा दें, एक CH3 है और एक C2H5 है, चारों ग्रुप्स क्या हो गए डिफरेंट। देखिए एक Cl था एक H, एक इधर CH3 है और एक इधर C2H5, यही क्या हो जाएगा हमारा कायरल सेंटर, ये हमारा कायरल सेंटर है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने, ये इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। व्हाट विल बी द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका मेन प्रोडक्ट बताना है। देखिए सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, एथाइन या एसिटिलीन की जब वाटर के साथ और HgSO4 के साथ रिएक्शन हुई है तो हमारा क्या बनेगा ये। देखिए इसमें हमारा पहले तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है और उसके बाद हमारा बनता है CH3CHO एथेनॉल। यहाँ से वाटर अटैक करेगा इसके पास, ये यहाँ तो CH2 अब डबल बॉन्ड है CH और इस एक के पास कितना आ गया OH, H निकल गया और फिर यहाँ से ये रीअरेंजमेंट होके ये देगा ये वाला H यहाँ पे। जैसे अगर हम इसको ब्रेक करें, ये था इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव, ये H जाएगा यहाँ से, पॉजिटिव था ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये हमारा CH3CHO एथेनॉल देगा। एथेनॉल कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है हाउ मैनी टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर इन बेंजीन मॉलिक्यूल। ये तो बहुत ईजी है बट इसे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में क्वेश्चन, हम स्ट्रक्चर सही नहीं बनाते हैं बेंजीन की। देखिए बेंजीन की करेक्ट स्ट्रक्चर हमारी ये होती है C6H6। तो 6 हाइड्रोजन को भी तो दिखाना है, हम इन्हीं को भूल जाते हैं बस। देखिए कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड, सिग्मा कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा, 3 पाई एंड 12 सिग्मा, 3 पाई एंड 12 सिग्मा ये है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियोन। देखिए नियोन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसका कहने का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन नियोन में है उतने इलेक्ट्रॉन हमारे किस में होंगे। नियोन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है तो ये 8 हो गया। मैग्नीशियम का 12 था, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये 11 है। और फ्लोरीन का 9 था, 1 ले लिया तो कितना हो गया 10 ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। नेक्स्ट द ज्योमेट्री एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन प्रेजेंट इन BF3 मॉलिक्यूल। देखिए BF3 की ज्योमेट्री भी पता नहीं और हाइब्रिडाइजेशन भी। देखिए बहुत से लोगों को पता होगा कि सीधा डायरेक्ट याद होगा BF3 का क्या होता है हमारा sp2 एंड ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन हम क्या करते हैं इसको एक बार सॉल्व करके देख लेंगे। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। देखिए ये 2s2 और ये 2p1 ये था। अब क्या करेगा, ये था ग्राउंड स्टेट में, एक्साइड स्टेट में हमारा क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड हो गया। अब देखिए एक यहाँ पे F एंड F तो ये हो जाएगा BF3, 1 S 2 P तो sp2 और ये होती है हमारी ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 एंड ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज़ द लार्जेस्ट साइज। देखिए हमें पता है जब हम पीरियड में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, सॉरी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, आयनिक रेडियस बढ़ती है। तो इसमें हमें दिख रहा है रुबीडियम ही क्या है ग्रुप में नीचे है, तो रुबीडियम क्या साइज़ क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। नियोन, लिथियम, मैग्नीशियम ये तो ऊपर ही आ जाते हैं, तो रुबीडियम प्लस का क्या होगा, साइज़ बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये 74। मैंने कहा एथीन में कार्बन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। एथीन में तो सबसे पहले एथीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। नहीं इसे ऐसे देखते हैं, 2 H है ना हमारे पास, ये H और ये H हमने कह दिया। अब देखिए काउंटिंग करनी है, मैं 2 बॉन्ड को एक ही बॉन्ड मानना है और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको भी एक ही मानना होता है। 1 2 एंड 3, 3 है ना 3 तो 1 S हो गया, 2 बचे हैं ना 2 P हो जाएंगे। सेम इसमें भी 1 2 3 ये भी sp2 तो ये हो जाएगा हमारा sp2। लेकिन अगर एथाइन होता जैसे ये होता तब हमारा 1 और 1 2, इसको 2 मानना था, ये sp हो जाता फिर। लेकिन एथीन में क्या है sp2। नेक्स्ट है द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला बताना है हमें। देखिए साइक्लो का मतलब सिर्फ रिंग नहीं होती उसमें, जैसे एक एग्जांपल इसका ये है साइक्लोहेक्सेन।
साइक्लोहेक्सेन। देखिए दो दो हाइड्रोजन होंगे ना, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी होती है, सबके पास 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 12, डबल है ना, CnH2 है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, CnH2 है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में देखिए हमने कितने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसके वीडियो के थर्ड पार्ट में हम इस चैप्टर, इस पूरे पेपर को कंप्लीट कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मैं कोशिश करूँगी थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगी नेक्स्ट टाइम पर। अब उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट है उनको भी देखेंगे। और नेक्स्ट एक लैब असिस्टेंट का पेपर और था, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, जिसमें 200 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उससे भी यूपीपीएससी नहीं करवाया हुआ पेपर है, तो हम उसको भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।